बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी वायरस के बारे में, चैप्टर वैरायटी ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, यहीं से इंशाल्लाह बात आगे बढ़ाएंगे। क्लासिफिकेशन के बारे में बात हुई है आपसे। ठीक है, जाते जाते जो आपसे बात हुई थी वो आपसे एड्स के बारे में बात हुई थी। ठीक है, कि एड्स का वायरस जो है वो आपके पास एक अदद आरएनए वायरस है। ठीक है, एड्स का वायरस जो है वो एक अदद आरएनए वायरस है। सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव स्ट्रैंड एनवेलप्ड आरएनए वायरस। ठीक है, एड्स वायरस बाहर एनवेलप मौजूद है, उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन 120 मौजूद होता है जो CD4 रिसेप्टर्स ऑफ हेल्पर टी सेल के साथ कंबाइन होता है। जब एड्स वायरस हमलावर होता है तो हमलावर होने के बाद, ठीक है, जब एड्स वायरस हमलावर होता है तो हमलावर होने के बाद वो अपना आरएनए जो है वो ह्यूमन बॉडी में डाल देता है, रेड ब्लड सेल्स में डाल देता है। रेड ब्लड सेल्स में आरएनए से डीएनए बनता है। जब आरएनए से डीएनए बनता है तो जो डीएनए बनता है वो हेल्पर टी सेल्स के डीएनए के साथ शामिल हो जाता है। और इससे क्या होता है आपके पास, इससे होता यह है कि फिर हेल्पर टी सेल्स के अंदर एड्स वायरस बनाने की फैक्ट्री लग जाती है कि वो बड़ी तादाद में एड्स वायरस बनाता है, वो मजीद हेल्पर टी सेल्स पर हमलावर होता है। ह्यूमन बॉडी क्या करती है, ह्यूमन बॉडी का जो बोन मैरो है वो मुसलसल क्या करता है, आपको हेल्पर टी सेल्स बनाता रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, मुसलसल हेल्पर टी सेल्स बनाता रहता है। जब वो मुसलसल हेल्पर टी सेल्स बनाता रहता है तो इससे क्या होता है आपके पास, इससे ये होता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो टायर्ड ऑफ हो जाती है हेल्पर टी सेल्स मजीद बनाने के लिए। ठीक है, मजीद हेल्पर टी सेल्स बनाने के लिए वो टायर्ड ऑफ हो जाती है, थक जाती है। ठीक है, तो इस पूरे अमल को हम क्या नाम देते हैं, हमने कहा कि भाई ये एड्स वायरस ने इन्फेक्शन कॉज किया। अच्छा, अब इसके बाद आइए हेपेटाइटिस बी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहली बात तो सुन लीजिए कि हेपेटाइटिस ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है, एफ भी होता है, जी भी होता है, एच भी होता है। हेपेटाइटिस की बहुत सारी टाइप्स। ये जो टाइप्स हैं वायरस की, इनमें आपस में काफी सारी चीजें फर्क हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है, हेपेटाइटिस सी आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस डी आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस ई आरएनए वायरस है। तो मतलब ये टाइप्स मुख्तलिफ टाइप्स हैं और इनके अंदर फर्दर ना सिर्फ आरएनए डीएनए का फर्क है बल्कि और भी चीजों का फर्क है। ठीक है, तो ये आपके पास मुख्तलिफ वायरसेस जो हैं हेपेटाइटिस के ही आपके पास मौजूद है। अब इनके आपस में जो फर्क है वो इनकी वायरुलेंस में फर्क है। कोई हेपेटाइटिस ए कॉज करता है, कोई बी कॉज करता है, कोई सी कॉज करता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो कंटामिनेटेड और ड्रिंकिंग वाटर की वजह से हो जाता है। ठीक है, गंदा पानी पीने की वजह से जो आपके पास वायरस ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट होता है वो आपके पास है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस बी और सी गंदा पानी पीने के जरिए नहीं ट्रांसमिट होता, बल्कि जिन जिन तरीकों से, ठीक है, जिन जिन तरीकों से आपके पास एड्स फैलता है उन तरीकों से आपके पास हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो आपके पास फैलते हैं। ठीक है, जिन जिन तरीकों से आपके पास एड्स फैलता है उन तरीकों से आपके पास हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो फैलते हैं। ठीक है, तो आपसे बात करनी है हेपेटाइटिस ए के बारे में। सिर्फ इतनी बात याद रखें, गंदा पानी पीने से ट्रांसमिट होता है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एक मिसाल देता हूं हेपेटाइटिस ए के लिए। 4-5 साल पुरानी बात है, एनईटी यूनिवर्सिटी में जो कैंटीन में पानी पीने का जो कूलर लगा हुआ है उसमें पीने के पानी के साथ गंदा पानी जो मिल गया। अब बहुत सारे जो एनईटी के स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ फैकल्टी के मेंबर्स भी थे उन सबको जो हेपेटाइटिस ए हो गया, लाइन से हेपेटाइटिस ए।
बात ये है कि वो पीने का पानी, गंदा पानी पीने के साथ मेरा उसको हेपेटाइटिस हो गया, सब जितने भी आ रहे थे सब के सब पीली आंखें लेकर आ रहे हैं। तो कुछ भी कह लें, एक नेग्लिजेंस है, एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी और सी गंदा पानी पीने के से नहीं होता, बल्कि इन्फेक्टेड ब्लड या आपके पास इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो कि हेपेटाइटिस बी सी वाले पेशेंट ने यूज किए हैं, तो उसकी वजह से आपके पास हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो होने का खतरा होता है। हेपेटाइटिस ए में आपके पास खतरा ये नहीं होता कि कोई लंग कैंसर होगा, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी जो है, ठीक है, उसमें आपके पास हेपेटाइटिस बी और सी के अंदर जो है वो लिवर कैंसर होने का खतरा होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी और सी के अंदर लिवर कैंसर जो है होने का खतरा होता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन का तरीकाकार है, हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन का तरीकाकार है वो कुछ इस तरीके से है कि ये जो वायरस है इसका जो डीएनए है वो इनकम्प्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसका जो डीएनए है वो आपके पास है इनकम्प्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इनकम्प्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, दिस इज एक्चुअली इनकम्प्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जब ये किसी के जिस्म में दाखिल होता है, तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले ये अपना इनकम्प्लीट पार्ट कंप्लीट करता है। और ये जो वायरस आपके पास मौजूद है ये आता है स्मॉल हीनोम वायरस के अंदर। ठीक है, ये वायरस इस क्लासिफिकेशन में आपके पास आता है, वो आता है आपके पास स्मॉल जीनोम वायरसेस के अंदर। लिवर की सेल्स में हमलावर होता है और कैंसर कॉज करता है। ठीक है, लिवर का कैंसर कॉज करता है मे बी। ठीक है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज है, ठीक है, उन लोगों के अंदर ये लिवर कैंसर कॉज करेगा, बाकी लोग जो है वो एज अ कैरियर जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, उनका टेस्ट कराया तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया, तो इन सम पीपल दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लिवर कैंसर। लेकिन जो टॉपिक आपके पास है हेपेटाइटिस, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, प्री मेडिकल स्टूडेंट, आपको जो है हेपेटाइटिस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एज अ मेडिकल स्टूडेंट जो है वो आपको हेपेटाइटिस के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारी बॉडी में जब रेड ब्लड सेल्स का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, 120 दिन पूरे हो जाते हैं, तो 120 दिन के बाद रेड ब्लड सेल्स जब स्ट्रीम से गुजरते हैं तो उन रेड ब्लड सेल्स की क्या होती है, उन रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, उन रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है और एक रेड ब्लड सेल की जो सरफेस है, जो एक रेड ब्लड सेल है उसकी सरफेस है, उस पर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एक रेड ब्लड सेल की सरफेस पे 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। जो 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, ठीक है, जो 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो रेड ब्लड सेल जब टूटता है तो उसके साथ वो हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स भी आपके पास वहां से रिलीज हो जाते हैं। जब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स वहां से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, जब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स वहां से रिलीज हो जाते हैं तो इसमें हीमोग्लोबिन टूट जाता है, हीम अलग हो जाता है और ग्लोबिन अलग हो जाता है।
ठीक है, हीम अलग हो जाता है और ग्लोबिन अलग हो जाता है। तो जब आपके पास हीम अलग हो गया और ग्लोबिन अलग हो गया, तब होता क्या, आपके पास हीम ये चला जाता है लिवर में, और लिवर में जाके ये कन्वर्ट होता है पहले बिलीवर्डिन में, फिर कन्वर्ट होता है बिलीड्यूबिन। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बायो पूरी पढ़ चुके हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हीम टूट रहा है तो हीम टूटने के बाद बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की फॉर्मेशन होती है। बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कभी आपने फ्रॉग को डाइसेक्ट किया हो, उसका गॉल ब्लैडर फटा हो, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड बाहर आता है, तो वो बिलीवर्डिन की वजह से होता है। बिलीवर्डिन बनता है, बिलीरुबिन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो बिलीरुबिन बनता है, ठीक है, जो बिलीरुबिन की फॉर्मेशन होती है, चूंकि लिवर जो है वो वायरस के हमले की वजह से अपनी एफिशिएंसी कम कर देता है, तो वो बिलीरुबिन येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के बजाय ब्लड में आ जाते हैं। लिवर का काम ये है कि उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराए यूरिन के जरिए। यूरिन का कलर येलो इस वजह से होता है। लेकिन जब वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, क्योंकि लिवर काम सही नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं और बॉडी क्या होती है, बॉडी जगह जगह से आपको येलो नजर आती है। सबसे पहले जो इंसान के नाखून होते हैं या उसकी आंखों का जो स्क्लेरा होता है वो येलो कलर का नजर आता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आपके पास ये बिलीरुबिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर मैं आपको हेपेटाइटिस बता रहा हूं तो ये बातें मुझे करना इसलिए जरूरी है कि हेपेटाइटिस में आपको पता हो कि हेपेटाइटिस के अंदर अलामत क्या है, कि आपके पास येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड आईज होती है। ठीक है, कि आंखें जो हैं और नेल बेड्स जो हैं, ये आपके पास सब कैसे नजर आते हैं? ये सब के सब आपके पास येलो नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, देयर इज येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा और स्किन जो है उसकी येलोइश डिस्कलरेशन जो है वो आपको मिल रही होती है। ठीक है, तो ऐसा होता है आपके पास हेपेटाइटिस के अंदर। चले बहरहाल, तो वायरस के अंदर आपके पास यहाँ पे दो बीमारियां खास तौर पे नोटिफाई करवाई गई हैं, एक हेपेटाइटिस और एक एड्स। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मैंने आप से पीछे किसी से पूछा था कि प्रायोन क्या होता है, तो मुझे जवाब मिला था मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन को कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो बेटा एक बात याद रख लें कि मैंने आपको वायरॉइड बताया था कि वायरॉइड ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ आरएनए जो होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो आरएनए होता है वो आपके पास होता है वायरॉइड। प्रायोन के बारे में अगर आपसे बात करें तो प्रायोन एक्चुअली क्या होता है? प्रायोन जो है वो होता है दरअसल मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, वो प्रोटीन की मिसफोल्डेड फॉर्म। क्या कहना चाहता हूं जरा देखें और से, ये प्रोटीन, दिस इज नॉट अ वायरस। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम नाम दे रहे हैं प्रायोन। प्रायोन इज एक्चुअली द मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रायोन इज एक्चुअली द मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रायोन जो है वो आपके पास मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली मिसफोल्डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन।
देखें, हम वायरॉइड को वायरस कह सकते हैं लेकिन हम प्रायॉन को वायरस नहीं कह सकते, ठीक है। वी कैन नॉट से प्रायॉन अ वायरस, ठीक है। हम प्रायॉन को वायरस का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। प्रायॉन को हम वायरस का नाम नहीं दे सकते। चलें, इसके अलावा आपके पास वायरस के टॉपिक के अंदर आपसे कुछ वायरसेस के बारे में बात हुई, वायरल डिजीजेस के बारे में बात हुई, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए, वायरल बीमारियां पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट वायरस। कोई बात आप में से किसी ने पूछनी होगी तो हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है आप नोट कर सकते हैं। हेलो सवाल करिए बेटा। सर, हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये है कि जितनी भी बीमारियां जो है वो आपके पास बॉडी के सीरम में मौजूद है। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा व्हेन डिवाइड ऑफ ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड सीरम। ब्लड के अंदर सेल्स मौजूद है, प्लाज्मा मौजूद है। प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दें तो वो कहलाता है सीरम। तो इसकी ट्रांसमिशन जो है वो सीरम के जरिए हो सकती है, ठीक है। जी सर। बीच में से सर जी सर, वो सीरम के बारे में आप दोबारा बता दें। जितना आपने सुना वो मुझे बताएंगे आप? सर, वो सीरम प्लाज्मा के अंदर आपने कहा कि वो जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं। नहीं, डिवाइड नहीं हो जाते। एक मिनट, असल है काफी सारों ने हैंड रेज किया हुआ है तो मैं जरा उनको भी मैनेज कर लूं। आपका नाम आगे पीछे हुआ है, कहाँ हुआ है? चले, अच्छा मेरी बात सुना। ब्लड के अंदर प्लाज्मा मौजूद है और सेल्स मौजूद है, ठीक है। सेल्स 40% होते हैं, प्लाज्मा 60% होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा की खास बात यह है कि उसके अंदर 16 के करीब क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है।
या समझ लें कि क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद है 16 के करीब। प्लाज्मा से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें तो वो सीरम कहलाता है। तो किसी का सीरम, आमतौर पे किसी जगह पे अगर चोट लगती है तो उस जगह वूंड कॉन्ट्रैक्शन होती है, वूंड कॉन्ट्रैक्शन से सीरम बाहर आता है, ठीक है। तो आमतौर पे अगर ये वायरस सीरम में आपको मिल रहा है, जो वायरस आपको सीरम में मिल रहा है, हेपेटाइटिस बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, तो उसको सीरम हेपेटाइटिस का नाम भी देते हैं। जी सना साउंड। वालेकुम सलाम सर, मुझे पूछना है हेपेटाइटिस ए में वॉमिटिंग क्यों होती है? हेपेटाइटिस ए में वॉमिटिंग क्यों होती है? अच्छा, पहली बात तो बेटा सुन लें कि वॉमिटिंग बी और सी में भी हो सकती है, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहली बात तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वॉमिटिंग हो रही है, अगर वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग का एक्चुअली रीजन क्या है? वॉमिटिंग कहते हैं रिवर्स पेरिस्टोलिसिस, ठीक है। वॉमिटिंग कहते हैं रिवर्स पेरिस्टोलिसिस को। कोई भी इरिटेंट डायरेक्टली जीआईटी को स्टिमुलेट करे या ब्रेन के लेवल पे जो वॉमिटिंग सेंटर है उसको स्टिमुलेट करे, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से वॉमिटिंग होती। हमारी ब्रेन में वॉमिटिंग सेंटर मौजूद है। मैंने आप सर्च किया कि कोई डायरेक्टली जीआईटी को स्टिमुलेट करे, पेट को स्टिमुलेट करे, पूरे इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करे या ब्रेन के लेवल पे स्टिमुलेट करे, तो उससे क्या होगा? उससे ही होगा इरिटेशन की वजह से या वॉमिटिंग सेंटर के स्टिमुलेशन की वजह से आपके पास क्या होगा? वॉमिटिंग होगी। हेपेटाइटिस में वॉमिटिंग मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, ठीक है। अब अगर हेपेटाइटिस ए के अंदर वॉमिटिंग हो रही है तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हेपेटाइटिस ए में आपका लिवर जो है वो काम करना छोड़ रहा है, कि आपका लिवर जो है वो डाइजेशन में मदद देता है, वो डाइजेशन में मदद नहीं दे रहा। सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो खाना पड़ा हुआ है वो अनडाइजेस्टेड पड़ा हुआ है आपके जीआईटी में, तो उससे क्या हो? जीआईटी इरिटेशन हुई, जीआईटी इरिटेशन की वॉमिटिंग सेंटर जो मेड्यूला ऑफ ब्रेन में मौजूद होता है वो स्टिमुलेट होगा, उससे क्या होगा? उससे जो है उस इंसान को वॉमिटिंग होगी। लेकिन व्हाट नॉट ओनली एसोसिएटेड विद, व्हाट नॉट ओनली एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस ए। कोई कैंसर की ड्रग्स वगैरह लेता है तो उसको भी वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत होती है, तो उसको एंटीमाइटिक्स देते हैं, यानी कि वॉमिटिंग रोकने के लिए दवाइयां देते हैं। वजह क्या है कि वो मेडिसिन डायरेक्ट जीआईटी को स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? गैस्ट्रिक इरिटेशन इतनी बढ़ जाती है कि वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करती है, इससे क्या होगा? वॉमिटिंग होगी। वालेकुम सलाम सर, ये पूछना था कि बुक में कि स्मॉल जीनोम वायरसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि ये वायरल हेपेटाइटिस काउज करते हैं। सर, ये अलग से बताने का मकसद इससे क्या ये हो सकता है कि माइक्रो वायरस के अलावा भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हेपेटाइटिस काउज करते हैं? आप ये कह रहे हैं कि वो जो स्मॉल जीनोम वायरसेस हैं वो हेपेटाइटिस कॉज करती हैं, ये कह रहे हैं आप? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेसिफिकली ये मेंशन किया हुआ है कि वायरल हेपेटाइटिस, तो क्या वायरस के अलावा भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेपेटाइटिस कॉज करता है? मैं समझ आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मेरी एक बात सुन लें कि देखें, हेपेटाइटिस जो है वो वायरल हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस भी हो सकता है। बात लोग ऐसे होते हैं कि दवाइयां बहुत हाई डोजेस लेते हैं, तो हाई डोजेस लेने के बाद क्या होता है? हाई डोजेस लेने के बाद वो कुछ दिनों के बाद उनको जॉन्डिस हो जाता है, तो वो उनको हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई वगैरह नहीं होता, बल्कि क्या होता है? उनको ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस होता है। तो जो वायरल हेपेटाइटिस वाली बात लिखी है वो इसलिए लिखी हुई है। और जहां आपका ये कहना कि कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है, तो हाँ, हेलमेंस में इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस जो है, ठीक है, हेलमेंस में जो इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस है वो एक्चुअली क्या करता है? वो एक्चुअली हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है, क्योंकि वो हाइड्रेटेड से डिजीज कॉज करता है। तो अगर वायरस कॉज करेगा तो वायरल हेपेटाइटिस कहलाएगा, वरना उसके अलावा और भी दूसरी चीजें कॉज कर सकती हैं। बाद लोग दवाइयां लेते हैं, बहुत लॉन्ग पीरियड तक एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कई महीने तक लेते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से उनको जो है वो हेपेटाइटिस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि अपनी मर्जी से आप दवाइयां इस्तेमाल ना करें। तो वायरल हेपेटाइटिस का वहां पे नाम इसीलिए लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई अगर होगा तो उस सूरत में आप कहेंगे कि ये वायरल हेपेटाइटिस है, वरना आप उसका रीजन तलाश करेंगे कि वायरस आपके पास एक्चुअली क्यों आया है। अच्छा, एक मिनट। हाँ, मलाइका, आप सवाल कर लें।
सर मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था कि इनकम्प्लीट डीएनए इनवेलप में होता है नॉन इनवेलप में, तो उसमें आपने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो सर उसको भी डिस्कस कर दें। हाँ, आप पहले दोबारा सवाल करें। आपने कहा कि एनवेलप जो है, सर मैंने ये पूछा था कि इनकम्प्लीट डीएनए वायरस एनवेलप डीएनए वायरस में होता है या नॉन एनवेलप में, तो मैंने इस तरह से सवाल किया था, तो आपने बोला था कि मैं ये डिटेल में बताऊंगा। बात सुन लें कि देखें, कोई भी ताल्लुक एनवेलप का इनकम्प्लीट और कंप्लीट डीएनए से है ही नहीं। ये जो आपके पास हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये एनवेलप्ड वायरस और इसका इनकम्प्लीट जीनोम है। तो अब उसका ये इस वजह से इनकम्प्लीट जीनोम नहीं है कि एनवेलप से उसका कोई ताल्लुक है, बस उसकी फीचर में आ रहा है कि आपके पास इनकम्प्लीट डीएनए भी है और वो एनवेलप्ड भी है। ठीक है, एनवेलप्ड भी है। नॉन एनवेलप्ड डीएनए वायरसेस भी आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, नॉन एनवेलप्ड डीएनए वायरसेस भी मौजूद हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और भी वायरसेस हैं जो कि नॉन एनवेलप्ड डीएनए वायरसेस है। तो उसका इनकम्प्लीट कंप्लीट से वो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो इनकम्प्लीट डीएनए रख रहा है, तो उसकी हेपेटाइटिस बी की अपनी फीचर के अंदर आता है। थैंक यू सर। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छा और भी लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी बेटा, आप सवाल करिए अंदर। सर मुझे पूछना था कि जो हेपेटाइटिस सी है, सिर्फ उसके बारे में स्पेसिफिकली ये क्यों कहा जाता है कि वो फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ट्रांसफर होता है, मतलब दूसरे हेपेटाइटिस की जो टाइप्स हैं वो ट्रांसफर नहीं हो सकती? हो सकता है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, हेपेटाइटिस डी भी हो सकता है। ठीक है, आमतौर पे जिसको हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी भी होता है, तो वो क्या कहते हैं, मदर के जरिए बी और सी दोनों ट्रांसमिट हो सकते हैं। और जिस तरह एड्स ट्रांसमिट हो सकता है मदर टू ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल इसी तरह आपके पास बी और सी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, और सर हेपेटाइटिस का क्योर क्या होता है? वायरस के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उन बच्चों में कोरोना वायरस, माँ को अगर कोरोना है तो बच्चे में कोरोना है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनकी babies born from those corona patients and they are also corona positive। कोरोना की बात कर रहा हूँ, ये हेपेटाइटिस बी और सी तो चले तो पहले से पता है ना। कोरोना वाले आजकल जो है ना, जो कि रिस्पायरेटरी वायरस है, वो भी कोरोना, बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव। अच्छा, और सर हेपेटाइटिस का क्योर क्या है? एक मिनट, हेपेटाइटिस का क्योर क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरी एक बात सुन लें हमेशा के लिए। देखें, वो इल्म जो आपको कोई फायदा ना दे तो उसका फायदा नहीं होता, तो उसकी ये सारे लोग बात सुन लें। हमारे आसपास जो है बहुत सारे लोग हेपेटाइटिस बी सी के मरीज होते हैं, और हमें कम से कम एज अ प्री मेडिकल जनरल हमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। बेटा एक बात याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी और सी जो है ना, ये दरअसल आपके पास क्या करता है, हेपेटाइटिस बी और सी, ये लिवर के सेल्स की नेक्रोसिस कॉज करता है। ठीक है, आप नेक्रोसिस का मतलब पता है ना। अब होता ये कि अगर लिवर के सेल्स की नेक्रोसिस हो गई है, ठीक है, लिवर के सेल्स की नेक्रोसिस हो गई है, कैसे पता चलेगा? लिवर की बायोप्सी कराएंगे। अगर लिवर के सेल्स की बायोप्सी कराई और उसमें नेक्रोसिस हमें बहुत सीवियर मिल रही है तो क्योर नहीं है, लेकिन वो अर्ली स्टेज में है कि लिवर के सेल्स अभी बिल्कुल सही है और वायरस का भी लोड इतना बड़ा नहीं है, वायरस से भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, तो उस सूरत में क्या होता है, एंटी वायरल दवाइयां देते हैं। ठीक है, इंटरफेरॉन के इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, इंटरफेरॉन्स के इंजेक्शन देते हैं। इससे क्या होता है आपके पास, इससे जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी को क्योर करने में मदद मिलती है। तो हेपेटाइटिस बी और सी जो है, इसमें हम आमतौर पे एंटीवायरल दवाइयां भी दे रहे होते हैं मरीजों को, वो जो है उसको वो क्योर कर सकते। और हेपेटाइटिस ए में भी? नहीं, हेपेटाइटिस ए का तो 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, 7 से 14 दिन का। जो भी उसको भी हेपेटाइटिस ए होता है, कभी भी उसको कोई दवाई नहीं देते, उसको कहते हैं बस अपनी गजा लाइट लेंगे, मुझे आपका लिवर बताशा हुआ है, वायरस है, 14 दिन का, 7 से 14 दिन में खुद ही चला जाएगा। उसको बस ताकत की दवाइयां देते हैं और कुछ भी नहीं देते। हेपेटाइटिस ए में तो कोई भी दवाई नहीं देता। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि हेपेटाइटिस से किसी की डेथ हो जाए? क्यों नहीं भाई, हेपेटाइटिस बी और सी से डेथ होती है ना, अगर होती है तो मोस्ट लाइकली कि उसको उसकी तो इतनी लंबी पैथोलॉजी है कि अगर आपने किसी के बारे में, अभी मैंने आज एक पेशेंट के बारे में सुना है कि कल 46 ईयर्स ओल्ड उस पेशेंट की डेथ हुई है,
तो मैं उसके चीजों एक्सक्लूड कर रहा था कि कोरोना तो वो नेगेटिव था, कोरोना नेगेटिव था तो उसमें और दूसरे क्या मसले मसाइल थे कि उसको हेमेटोमाइसिस हुई थी। अब उसके बच्चे भी बेचारे छोटे हैं तो मैं उसको एक्सक्लूड कर रहा था कि उसको हेमेटोमाइसिस हुई तो क्या वजह थी। तो मैंने उन सबसे पहले पूछा कि उनके वायरल मार्कर्स करवाए हुए थे कि बी और सी करवाए हुए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको जो है वो हेपेटाइटिस बी सी या उसका लिवर फेल हो गया हो तो उसकी वजह से खून की उल्टी होना मोस्ट लाइकली होता है, क्योंकि जो इसोफेगस होती है उसकी वेन्स वगैरह इतनी ज्यादा वो वेरिकोज हो जाती है कि वो ब्लीड करना शुरू कर देती है, मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। तो वो बहुत ज्यादा आखिरी स्टेजेस होती हैं जो कि हेपेटाइटिस बी और सी की मानी जाती हैं कि वो डेथ का बाइस बने। और एक ही अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि सर जी बोले बोले सर, मैं पूछ रही थी कि वायरस जो होता है वो तो इंसान की बॉडी के अंदर होता है, तो ये बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आजकल तो सब ये बोल रहे हैं ना कि आप बाहर मत जाएं, कोरोना फैला हुआ है, हवा में कोरोना है, तो इस तरह मतलब क्या कि हवा में कैसे हो सकता है, वो तो इंसान की बॉडी के अंदर होता है ना। बात आप सुन ले जरा गौर से, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ, आपके सवाल में मजीद सवाल जो लोग करना चाहेंगे वो देखिए। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, नियर अबाउट 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे एक बात जरा गौर से सुन ले, ठीक है। मैं जिस सेटअप में मौजूद हूं ना, ठीक है, मुझे हर रोज खबर मिल रही है कि फला लोग फला कोरोना पॉजिटिव आ गया, ठीक है। मतलब ये मेरे लिए कोई बात नहीं है कि हाँ मेरे साथ कल ये बैठा हुआ था अब ये पॉजिटिव आ गया, मेरे लिए बात बिल्कुल भी नई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 95 मास्क सैनिटाइजर वगैरह सब कवर्ड वगैरह के जाता हूँ, अल्लाह अपनी जुबान में रखे, ठीक है। कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता अल्लाह की इजाजत नहीं हो तो, और आसमान और जमीन की हिफाजत अल्लाह पर कोई दुश्वार नहीं है, ठीक है। अच्छा मेरी सारी एक बात सुन लें कि देखें, अगर कोरोना का मरीज बात भी करेगा ना, ठीक है, बात भी करेगा, ठीक है, तो याद रख लीजिए कि वो वायरस उसके मुंह से बाहर आएगा, क्योंकि बात करने के दौरान बात करता है कोई इंसान एक्सिलेशन के दौरान, तो एक्सिलेशन में क्या होगा, वो वायरस बाहर आएगा, क्योंकि वो वायरस लिवर लंग्स के सेल में सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब लंग्स के सेल में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम बात कर, मैं बोल रहा हूँ तो एक्सिलेशन के दौरान बोल रहा हूँ, तो वायरस बाहर आएगा। अब किसी के जहन में है सर चले वायरस बाहर आ गया तो जमीन पे गिर जाएगा, भाई ये इतना छोटा पार्टिकल है कि क्या आप ये नहीं सुनते, क्या कहते हैं कि फजा के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, तो ये वायरस इतना छोटा है आपके पास कि ये सस्पेंडेड पार्टिकल के तौर पे कम से कम भी जो एक फिगर है कि 15 से 20 मिनट तक ये फजा में मौजूद रहता है, ठीक है। 15 से 20 मिनट तक ये फजा में मौजूद रहता है। तो अगर कोई कोरोना का मरीज है तो आप ये देखें, ऐसे ही तो ये वुहान से कराची तक तो नहीं पहुंच गया ना, ऐसे तो नहीं पहुंच गया, कोई वजह है ना जिसकी ऐसे पहुंचा। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पूरे जहाज के अंदर पूरी फ्लाइट में अगर एक मरीज पॉजिटिव आया है तो पूरे जहाज के जो 250 लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग करवाई है, क्योंकि वहां पे वो एयर कंडीशन काम कर रहा था, तो एयर कंडीशन सकिंग करता है तो वो पूरी एयर सर्कुलेट
तो ऐसा है कि जो इंसान जो वो मास्क इस्तेमाल कर रहे, ठीक है, जो इंसान जो वो मास्क इस्तेमाल कर रहे, तो वो मास्क इस्तेमाल करने के साथ जो है वो आपके पास जो है वो वक्ती तौर पे वो उससे सेव है वक्ती तौर पे, ठीक है। सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वायरस सरफेस पे मौजूद है वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें हैं। चलें, हुज़ैफा रज़ा का सवाल लेके फिर आगे बढ़ता हूँ मैं बस। अस्सलाम सर। जी हुज़ैफा, अस्सलाम वालेकुम। सर आपने जब कहा कि वायरॉइड सिर्फ आरएनए है, तो वो भी क्या वायरसेस की तरह ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं? वायरसेस की तरह ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं वायरॉइड्स? बिल्कुल वही सेम, देखिए फीचर्स वही सेम शेयर होगी। देखिए आरएनए वायरस या कोई भी आपके पास है, ठीक है, ऑब्लिगेट कहने का मकसद ये है कि देखें अगर सिर्फ एक वायरॉइड आपके पास ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो ये कुछ भी नहीं करेगा जब तक ये होस्ट पे नहीं चला जाए। होस्ट के बगैर तो ये कुछ भी नहीं। अगर ये वायरस ऐसे ही पड़ा हुआ है बेकार है, ठीक है। तो सिमिलरली वायरॉइड का भी यही है कि ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, आरएनए ऐसे ही पड़ा बेकार है। हाँ, किसी इन्फेक्शन करने के लिए पौधे में चला गया तो अब क्या होगा, वहां पे जो है इन्फेक्शन कॉज करेगा। उसके बगैर उसका आरएनए जो भी उसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है वो यूजलेस है, बेकार है, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक सारी यूजलेस सर जैसे ये एक अनएनवेलप्ड पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आरएनए मॉलिक्यूल है, तो इसको हम लोग जैसे जब भी ये होस्ट सेल के साथ इंटरेक्ट करता है तो बीमारियां वगैरह कॉज करता है, तो इस चीज को लेकर ओरिजिन ऑफ लाइफ की रिसर्च पे कुछ काम हुआ है? इस चीज को लेकर ओरिजिन ऑफ लाइफ पे देखें कहीं ना कहीं तो हमें मानना पड़ेगा ना, ठीक है, कहीं ना कहीं तो हमें मानना पड़ेगा। क्या कहते हैं कि आपके पास लाइफ जो है वो दरअसल दुनिया में नॉन लिविंग मटेरियल मौजूद था, ठीक है, नॉन लिविंग मटेरियल मौजूद था। लेकिन देखें पहली बात तो ये कि अगर आप ओरिजिन ऑफ लाइफ है फिर वहीं पे जाके आप अटक जाएंगे कि ये एक नॉन लिविंग मटेरियल के तौर पे बिहेव कर रहा है, जब तक लिविंग के साथ इंटरेक्शन में नहीं आएगा उस वक्त तक जो है वो आपके पास ये यूजलेस है। ठीक है। जो आरएनए है ये यूजलेस है, इसकी भी उसको क्या चाहिए, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, किसी लिविंग के ऊपर, लिविंग पे डिपेंडेंट है। तो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लाइफ वाला कॉन्सेप्ट फिर वहां पे जाके अपनी जगह पे सही हो जाता है, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम लाइफ, ठीक है। ऐसा नहीं है इसने किसी लाइफ को ओरिजिनेट किया, ये इसको तो लाइफ चाहिए है ना, तब कहीं जाके इसकी ट्रांसलेशन होगी, ठीक है, तब कहीं जाके इसकी ट्रांसलेशन होगी, वरना तो इसकी ट्रांसलेशन ही नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू। चलें, इसके बाद आगे बात कर रहा हूं। नेक्स्ट टू इट इज, अच्छा, वैरायटी ऑफ लाइफ के बारे में मैंने आपसे बात की है, वायरस के बारे में आपसे बात की है। वायरस इस वक्त दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ह्यूमन बॉडी में कोई अगर कैंसर कॉज हो रहा है तो कुछ कैंसर जो कॉज होते हैं, ठीक है, कुछ कैंसर जो आपके पास कॉज होते हैं वो दरअसल आपके पास ये वायरस ही जो है वो कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वायरस जो है आपके पास ये कैंसर कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर कैंसर कुछ कॉज होते हैं तो वो वायरस ही कॉज कर रहे हैं। और देखें आप ये जो आप सारी चीजें सुन रहे हैं ना, देखिए ये जितनी भी चीजें हैं ना इसमें इंसान की अपनी मेंटल ग्रिप जो है ना वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया इतनी ज्यादा परेशान है, मीडिया ने इतना हाइप क्रिएट किया हुआ है, अपनी जगह पर सही है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबको एक बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं 100 को बता रहा हूं, आप शायद अगले 1000 को बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो सीरोटाइप मौजूद है कोरोना वायरस की वो इस हद तक लीथल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहते हैं कि जैसे कि दूसरी कंट्रीज के अंदर है, ठीक है। एहतियात बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि आज मेरी एक साहब से मुलाकात हुई तो वो मुझे अपनी हिस्ट्री बता रहे थे, कहने लगे कि आपको पता है मैं कौन हूं। मैंने कहा जी बताइए, थोड़ा तारुफ कराइए। कह रहे हैं क्या कहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले जो जिना में जो छत से जो बंदा कोरोना का पेशेंट था वो कूद गया था, उसने अपनी कशी कर ली थी, तो क्या है जब वो गिरा था तो वो उसको मैंने ही जो है वो हैंडल किया था। मतलब ही वाज एक्सप्लेनिंग, क्या कहते हैं कि वो पेशेंट इतना स्ट्रेस में आ गया
तो उसने कहा मुझे कोरोना हो गया तो उसकी अजियत से मरने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। तो कहने वो मुझसे कहने लगे, क्या कहते हैं कि मैं उसी ना मेरे पास मास्क था तो ना कुछ और था, मैं उनसे ऐसी हालत में मिला हूं और अभी आपसे भी ऐसी हालत में मिल रहा हूँ, मास्क भी नहीं रहा। मेरे पास जेब में N95 मास्क रखा हुआ था। बहरहाल मैंने उनको कह दिया कि नेक्स्ट टाइम आप प्लीज आए तो N95 लगा के आइएगा प्लीज। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्या कहते हैं कि लोगों ने इसको इतनी जहनी तौर पे अजियत के तौर पे ले लिया है, ठीक है। तो नो नीड टू पैनिक, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ऑलराइट हैं, सही है बिल्कुल, ठीक है, कोई आपको मसले मसाइल नहीं है, आप डायबिटिक नहीं है, आप क्या कहते हैं कोई हार्ट फेलियर का मर्ज नहीं है, आपको रीनल का मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इम्यूनिटी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, तो नो नीड टू वरी एट ऑल, ठीक है। इवन के जो भी मुझे डेथ्स पता चल रही है, कल जो डेथ पता चली है कि वो 46 ईयर ओल्ड वगैरह वगैरह, उनके डेड बॉडी के हमने टेस्ट करवाए तो नेगेटिव आए हुए वगैरह वगैरह। मतलब ये कि जो हमारी रिसर्च कह रही है कि मैं आपको तो ना मैं आपको बिलावजह कोई अननेसेसरी कोई कर्टेन में रख रहा हूँ कि आपको कोरोना से डरना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि दिस इज नो नीड टू वरी एट ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्लाह सबको अपनी जुबान में रखे। और ये वायरस का टॉपिक था, जो दुनिया का वायरस का सबसे बड़ा ही मेजर मसला है, ठीक है। चलें बहरहाल आगे बढ़ता हूं मैं आपसे। ये वैरायटी ऑफ लाइफ के बारे में मैंने बात की है। अच्छा, वैरायटी ऑफ लाइफ के बाद अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है, जो मैं नेक्स्ट कवर करने जा रहा हूं, ठीक है, वैरायटी ऑफ लाइफ में इसके बाद जो मैं आपके पास मेन कवर करने जा रहा हूं, सो आई शुड मूव टूवर्ड्स, किंगडम फंजाई के बारे में आपसे बात हो गई है, ठीक है। आई शुड मूव टूवर्ड्स कि आपके पास में किंगडम प्लांटी की बात कर लूं, ठीक है। इसके वेरी नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करनी जा रहा हूं, आपसे बात करने जा रहा हूं किंगडम प्लांटी के बारे में बात करूं। और मैं समझता हूं ये वो टॉपिक है जो आता भी रहा है साइंस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट उसमें आइडेंटिटीज के टेस्ट में आता भी रहा है। और दरअसल ये इसमें फर्क भी है आपके पास कि काफी हद तक चीजें जो है वो 11th वालों ने नहीं की होती और जो आपके इंटर वाले उन्होंने की भी होती हैं। बहरहाल इसमें आपको ये फर्क मिलेगा, लेकिन जो इंटर वाले हैं वो भी भुला चुके होते हैं बहुत सारे, ठीक है। और क्वेश्चंस वगैरह ऐसे भी आए हैं इसके अंदर के पूरे पूरे फ्लोरल फॉर्मूले उन्होंने दे दिए ऑप्शन ABCDE करके, ठीक है। उन्होंने पूरे पूरे ऑप्शन दे दिए ऑप्शन ABCDE करके। जब ऑप्शन ABCDE करके दे दिए फ्लोरल फॉर्मूले, तो अब क्या करना है आपने जो है वो करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि उसका एक्चुअल जो करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला है वो एक्चुअली जो है वो क्या हो, ठीक है। जो फ्लोरल फॉर्मूला एक्चुअली वो आपके पास क्या होगा, तो वो जो है अब आपके पास आ सकता है। चले तो बात करेंगे आपसे किंगडम प्लांटी के बारे में। अच्छा, किंगडम प्लांटी में आपके पास जो चीजें मौजूद हैं उसमें आपके पास देखें एक तो फैमिलीज मौजूद हैं और दूसरी आपके पास मौजूद है मुख्तलिफ किस्म की साइकिल्स। कोई मुझसे ये कहे कि सर फैमिलीज कैसे पूछी जाएंगी, ठीक है, फैमिलीज कैसे पूछी जाएंगी, तो बेटा या पूछी जाती रही है। तो मैं आपको बता दूं कि देखें फैमिलीज पूछने का तरीकेकार ये भी है कि फॉर एग्जांपल कोई उन्होंने बायोलॉजिकल नेम दे दिया ओराइजा सैटिवा, अब इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है राइस, तो सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वीट का बायोलॉजिकल नेम है ट्राइटिकम इंडिकम, ठीक है, वीट का बायोलॉजिकल नेम है ट्राइटिकम इंडिकम, तो वीट का बायोलॉजिकल नेम ट्राइटिकम इंडिकम करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास फ्लोरल फॉर्मूले मैंने आपसे कहा कि वो आते रहे हैं, ठीक है। बाकी और भी अगर वो कुछ पूछना चाहे, हाँ मेडिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी 6 फैमिलीज हैं उनमें किसी की कोई मेडिकल इंपॉर्टेंस है, लीव्स ऑफ क्लाइटोरिया जो है वो स्नेक बाइट के अगेंस्ट इफेक्टिव है। इसके अलावा सीजल पिनेसी फैमिली जो है उसमें मुख्तलिफ स्किन इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो मेडिसिन बनती हैं, उसके पौधों से उसे हासिल होती है। इसके अलावा आपके पास कुछ की ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस है वगैरह वगैरह। तो ये चीजें बेटा आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इंशाल्लाह अब हम बारी बारी ऐसा करेंगे कि आपके पास इन फैमिलीज को कवर करेंगे,
ठीक है, इन फैमिलीज को कवर करेंगे। और इससे पहले बेटा आपने जो भी चीज कवर की हुई है, एक बात याद रखिएगा कि वो आपके किसी भी टेस्ट में किसी भी वक्त आ सकती है। ठीक है, डोंट थिंक सो कि मैं अगर आजकल आपको जो टेस्ट दे रहा हूं मुझे पता है बहुत आसान है, आप हर टेस्ट के अंदर से कोई खास चीज तलाश किया करें। देखिए मैंने अगर आपको टेस्ट आसान दिया है तो मैंने दरअसल ये देखा है कि आपकी लर्निंग कितनी है, कि आपने उसको लर्न कर लिया कि नहीं कर ली। आप यकीन करें कि खुदा न खास्ता 3 महीने के बाद आप वहीं के वहीं खड़े होंगे अगर आपने इन चीजों को याद नहीं किया। अगर आपने याद नहीं किया तो आप वहीं के वहीं खड़े होंगे कि कोई सवाल आएगा तो आप कहेंगे नहीं मुझे तो नहीं आता, तो आपकी जो 3 महीने की पूरी तैयारी हुई 3-4 महीने की पूरी बेकार चली जाएगी। क्यों? आपने याद ही नहीं है। तो जहां बेटा लर्निंग है वहां पे लर्निंग करनी ही करनी है। ठीक है, उसको आपने छोड़ना नहीं है। बायोलॉजी में लर्निंग है तो है। ठीक है, जहां पे कॉन्सेप्ट्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं वो अपनी जगह पर हम इंशाल्लाह आपको देंगे सवाल। गैसेस एक्सचेंज है, ट्रांसपोर्ट चैप्टर है, वगैरह वगैरह। तो यहां पर आपके पास जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, तो आपसे बात करने जा रहा हूं किंगडम प्लांटी के बारे में। किंगडम प्लांटी में सबसे पहले मैं जो चीज आपको कवर कराना चाहता हूं, तो आपको कवर कराना चाहता हूं फैमिलीज। ठीक है, अब उसके बारे में मैं सवालात आपसे करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके पास सवालात करूंगा। फ्लोरल फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पे असल में नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे होते हैं। अच्छा भी है कि चले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं। चले मलाइका जरा इसका बताएं कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, यारा फॉर्मूला। हुमा ने हैंड रेस किया है। ठीक है, हुमा ने हैंड रेस किया है, नीचे भी कर लिए शायद, नहीं किया हुआ है। 4 लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया भाई। जी हुमा जी ने सबसे पहले किया। आप बेटा बोलो। लेग्यूम फैमिली। लेग्यूम फैमिली, लेग्यूम फैमिली फैमिलीज आती हैं, उसके अंदर स्पेसिफाई करो किसका है। चलो सना आप बताओ। सर फैमिली फेबेसी है। ठीक है, फैमिली फेबेसी। फौरन आंसर चाहिए सर है मुझे, तो मैंने इसलिए फौरन आंसर ले लिया। देखिए लेग्यूम फैमिली तो बेटा आपके पास फैमिली फेबेसी भी है। ठीक है, फैमिली मिमोजेसी, फैमिली सिजलपिनेसी, तीनों फैमिली लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आती है। दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली फेबेसी। वैसे पहले पूछ रहा हूँ सिखाने के लिए, और मैंने आपको जो बोर्ड पे क्वेश्चन दिए फॉर एग्जाम्पल बोर्ड में इस तरह से पूछ लिया उन्होंने कि हाँ द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली फेबेसी, नीचे 5 फॉर्मूले दे दिए और वो 5 फॉर्मूले जो है सेलेक्ट करना, ये मैं आपको एनटीएस के टेस्ट की बात बता रहा हूँ। ठीक है, जो पास्ट पेपर्स खास तौर पे आपने बेटा एनटीएस के हवाले से देखनी है ना कि आपकी तैयारी हो सके, तो वो 2009 से लेके 2019 तक आप देख सकते हैं कि इसमें खास तौर पे उन पेपर्स की बात करूं, खासतौर पर सवाल आपको मिलेंगे उसका। ठीक है, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली फेबेसी। अब देखिए बेटा इस बजाय तो उन्होंने आपसे सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी बातें वो पूछ सकते हैं कि फला निशान किसका है। ठीक है, फला निशान किसका है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम इसी तरह से फैमिलीज को लेके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और मुझे जरा एक दो बातें बता दें। ये सना जरा हाथ खड़ा करो। सना जरा हाथ खड़ा
सनाई जास। हाँ, अब जो पूछ रहा हूं ना बता दी जाओ बेटा। ये वाला निशान किसकी है? ये वाला निशान किसकी है? सर ये वाला निशान है जाइगोमॉर्फिक के लिए। जाइगोमॉर्फिक। मैं आपको इंशाल्लाह सारी चीजें बताऊंगा, कोई ये ना समझे कि सर क्यों कर रहे हैं। ये वाला निशान बेटा किसके लिए? बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल के लिए। के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स। गुड। के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स। सी स्टैंड्स फॉर कोरोला। करोल। ए स्टैंड्स फॉर एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम। जी स्टैंड्स फॉर गायनोशियम। ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर गायनोशियम। ये आपके पास मुख्तलिफ जो सिंबल्स मैंने बोर्ड पे यूज किए हैं, अभी इसमें और भी बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इसमें और भी बातें पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये और ये, इसका क्या मतलब? ठीक है, ये जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ इसका क्या मतलब बताएंगे सनाई? दो चीजें मैंने सर अंडरलाइन। जैसे कोरोला में 1 फ्री है और 2 फ्री है आपस में और 2 फ्यूज्ड है। ठीक है, इसके अंदर जो पेटल्स मौजूद हैं उनमें एक सबसे बड़ी पेटल मौजूद है, उससे नीचे दो छोटी हैं जो कि फ्री हैं, और उससे नीचे दो उससे छोटी हैं जो कि फ्यूज हुई थी। ठीक है, तो ये आपके पास करोला को शो कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एंडोशियम जो है उसमें आपके पास 9+1 लिखा हुआ है, यानी कि 9 आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, 9 आपस में जुड़े हुए हैं और एक अलग। तो ये आपके पास एंडोशियम के एडेल्फस को शो कर। ठीक है, डाई एडेल्फस।